Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Previous lectures में हमने बजट एंड बजटरी कंट्रोल की थ्योरी की थी, फ्लेक्सिबल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट एंड कैश बजट का न्यूमेरिकल किया था एंड जीरो बेस्ड बजटिंग की थी. अभी करते हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल के MCQs. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स बजट इज अ फंक्शनल बजट, मास्टर बजट, एक्सपेंडिचर बजट, नन ऑफ दीज. तो सेल्स बजट है हमारा फंक्शनल बजट. जितने भी फंक्शनल एरियाज होते हैं बिजनेस के, उनसे जो बजट बनते हैं या उनमें जो बजट बनते हैं वो कौन से होते हैं? फंक्शनल बजट. फंक्शनल बजट के एग्जांपल्स जैसे सेल्स बजट हुआ, प्रोडक्शन बजट हुआ, डिफरेंट एक्सपेंसेस बजट जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट. ये सारे बजट कौन से होते हैं? फंक्शनल बजट. ठीक है. और फाइनेंशियल बजट कौन से होते हैं? कैश बजट एंड कैपिटल बजट. ये हुए हमारे फंक्शनल. और अभी क्वेश्चन में आता है, अगर फाइनेंशियल बजट पूछता है कोई, तो फाइनेंशियल बजट में हम क्या लिखेंगे? कैश बजट एंड कैपिटल बजट. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बजट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय. इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रोडक्शन बजट पर फर्क डालेगा? क्या ऑप्शंस हैं? सेल्स फोरकास्टिंग. सेल्स कितनी है हमारी, इसका फर्क प्रोडक्शन बजट पर पड़ेगा, है ना. प्रोडक्शन बजट तो हम बनाते ही इस बेसिस पर है कि सेल्स कितनी है, तो ये तो सही है, ये तो होगा. प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कितनी है बिजनेस की, इसका भी फर्क पड़ेगा. इन्वेंट्री लेवल, कितना स्टॉक हमको बचा के रखना है, कितना स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग होना चाहिए, कितना ओपनिंग होना चाहिए, इसका भी फर्क पड़ेगा. बाय ऑल ऑफ दीज. तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन सब का फर्क प्रोडक्शन बजट पर पड़ना ही पड़ना है. ठीक. चलिए नेक्स्ट है, इफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 60% कैपेसिटी आर ₹9,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली, टोटल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी वुड बी. 60% कैपेसिटी पर हमको फिक्स्ड एंड वेरिएबल दिया हुआ है कॉस्ट 9,000 एंड 12,000 और 80% पर पूछा है. ठीक. तो सिंपल सा है, 60% पर हमको वेरिएबल कॉस्ट कितनी मिल रही है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60 पर? वेरिएबल कॉस्ट है 12,000 और फिक्स्ड है 9,000. ठीक. और हमसे पूछा है 80% कैपेसिटी पर, तो वेरिएबल कॉस्ट 60% पर जब 12,000 है तो 80% पर कितनी होगी? ठीक है. ये आ जाएगी 12,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 80, ये आएगा आपका 16,000 प्लस फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, जितनी 60% कैपेसिटी पर है उतनी ही 80 पर रहेगी. तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 9,000 प्लस करके आ जाएगा 25,000. तो करेक्ट आंसर इज 25,000 रुपीज. राइट. नेक्स्ट है, इफ इनडायरेक्ट मटेरियल एट 80% कैपेसिटी या फिर 800 यूनिट्स इज ₹248 ऑफ विच वेरिएबल कंपोनेंट इज ₹0.06 per unit. The amount of indirect material at 100% capacity. 80% कैपेसिटी या कह लो 800 यूनिट्स पर हमको वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट यहां पर हमको पर यूनिट में बताई है और ये ओवरऑल बता दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल. तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं. कैसे आएगी? 0.06 इंटू कितनी यूनिट्स बन रही है, पर यूनिट दिया है ना, ये यूनिट्स बन रही है 800, तो ये आ जाएगा 48. और फिक्स कॉस्ट कितनी बचेगी? फिक्स कॉस्ट अगर 48, 248 में से 48, ये 248 टोटल दिया हुआ है ना, 48 वेरिएबल है तो 200 फिक्स होगी, टोटल हो जाएगा 248.
अब हमसे एक्चुअली पूछा है 1000 यूनिट्स या फिर 100% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी या फिर 1000 यूनिट्स। ठीक, 1000 यूनिट्स, 800 यूनिट्स जब 80% पर है तो 100% पर 1000 यूनिट्स होंगी। ठीक है, इसका वेरिएबल कॉस्ट अब कैसे निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट 0.06 और यूनिट कितनी बन रही है? 1000, तो ये आ जाएगा 60 और फिक्स तो सेम रहनी ही है, फिक्स कॉस्ट 200 ही रहेगी, ये हो जाएगा टोटल 260, राइट? तो करेक्ट आंसर इज 260 रुपीज, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, इफ टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस इज 1/4 मंथ, टाइम लैग किसी भी एक्सपेंस में 1/4 मंथ है, देन द पेमेंट इन करंट मंथ विल बी। इसका मतलब क्या है? हम कोई भी एक्सपेंस होता है बिजनेस में तो हम उसका 3/4 तो करंट मंथ में ही पे कर देते हैं, करंट मंथ में ही पे कर देते हैं, और 1/4 जो बचता है उसको हम नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अब हमसे पूछा है कि करंट मंथ में स्टेटस क्या होगा, करंट मंथ में हम क्या कितना पे कर रहे होंगे। तो करंट मंथ में हम 3/4 तो इसी मंथ का पे कर रहे होंगे जिस मंथ में एक्सपेंस हुआ है, प्लस 1/4 जिस तरह से हमने अपने इस मंथ का, मान लेते हैं मई का ये एक्सपेंस है, तो हमने मई का ये 1/4 जून में भेज दिया, उसी तरह से अप्रैल का भी तो हमारे पास आया होगा 1/4, है ना? तो क्या होगा, 1/4 ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, और 3/4 ऑफ करंट मंथ, ये होगा करंट मंथ का स्टेटस। चेक कर लेते हैं कौन सा वाला सही है, 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ एंड 3/4 ऑफ करंट मंथ। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट अभी मैंने बताया था, फाइनेंशियल बजट दो है, कैश एंड कैपिटल, तो करेक्ट आंसर इज कैश बजट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट ऑप्शन दिए हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल बजट ये फंक्शनल बजट है, सेल्स बजट ये भी फंक्शनल बजट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बजट ये भी फंक्शनल बजट है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, राइट? नेक्स्ट है, कोऑपरेशन ऑफ डैश इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल सिस्टम। किसका कोऑपरेशन जरूरी है सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल सिस्टम के लिए? शेयर होल्डर्स का, मैनेजमेंट का, क्रेडिटर्स का, या फिर ऑल दी फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट? इसका सही आंसर है ऑल दी फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज हैं मैनेजमेंट के, उन सब का कोऑपरेशन जरूरी है, जिससे सब मिलकर बजट बना सके, क्योंकि कहीं ना कहीं सब इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स, सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है, तो सबका कोऑपरेशन जरूरी है सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल सिस्टम के लिए, राइट? नेक्स्ट है, रिवीजन ऑफ बजट्स शुड बी डन टाइम टू टाइम, यस। इज अ नेसेसरी एक्टिविटी, बिल्कुल सही। एंश्योर द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, अ फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू। फ्लेक्सिबल बजट हम जब भी बनाते हैं तो हम डिफरेंट कैपेसिटी पर बनाते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बनाते हैं। मान लेते हैं हमने 60% पर बनाया, 60% कैपेसिटी पर बनाया, 70% कैपेसिटी पर बनाया, 80% कैपेसिटी पर बनाया और 100% कैपेसिटी पर बनाया। तो हमको इन सब में एक्सपेंसेस लिखने होंगे अलग अलग। तो हमें चाहिए होता है जब भी हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएं तो हमको वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स एक्सपेंस अलग अलग मिल जाएं, जिससे हम इनको आराम से सब में सारी कैपेसिटी के हिसाब से लिख पाएं। तो हमें यहाँ पर एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन चाहिए होता है वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स एक्सपेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है, which is the correct order of steps of budgetary control। budgetary control system का correct order क्या है? comparison of actual performance with budgeted performance, establishment of a budget, establishment of a budget, ये
फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हम स्टैब्लिश करते हैं बजट को, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने वाला ये रहा दूसरा। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं बजटेड फिगर को एक्चुअल फिगर से, तब क्या आ जाएगा, कंपैरिजन। फोर्थ है, उसके बाद हम जब कंपेयर करते हैं तो कुछ वेरिएशंस आते हैं, ये हो जाएगा फोर्थ, और वेरिएशंस आने के बाद हम रेमेडियल एक्शन लेते हैं, हो जाएगा फिफ्थ। तो चेक करते हैं किसमें है ये, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड। सेकंड ये वाला ठीक ठीक ठीक, ये भी ठीक, सबसे पहला ही ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is known as a summary budget? summary budget कौन सा होता है, summary budget होता है मास्टर बजट, वो बजट जो सारे बजट की समरी बता दे, वो बजट जो बिजनेस में जितने भी बजट बन रहे हैं उन सब की एक समरी बता दे, वो कौन सा बजट होगा, मास्टर बजट। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजटरी सिस्टम एंड ऑल अदर बजट्स डिपेंड्स ऑन इट? कौन सा बजट है जो सबसे पहले बनाया जाता है बजटरी सिस्टम में, वो है सेल्स बजट। सबसे पहले हम सेल्स पता करते हैं, सेल्स फोरकास्ट करते हैं कि हमको सेल्स, हमारी फ्यूचर में सेल्स कितनी होगी, उसके हिसाब से ही हम प्रोडक्शन करते हैं, उसके ही हिसाब से हम एक्सपेंसेस का आइडिया लगाते हैं। वो सारे बजट सब बाद में बनते हैं, सबसे पहला बजट बनाया जाता है सेल्स बजट, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेल्स बजट? First, usually the sales budget is stated in terms of quantity and value. जी हाँ, सेल्स बजट जब भी हम बनाते हैं तो हम उसे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल होंगी और कितने रुपए की यूनिट्स होंगी वो, है ना, तो वैल्यू, अमाउंट और क्वांटिटी दोनों में ही सेल्स बजट बनाया जाता है, तो ये तो ऑप्शन सही है। ठीक, सेल्स बजट इज अ फंक्शनल बजट, राइट, सेल्स बजट एक फंक्शनल बजट है, ये भी ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मास्टर बजट इज प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बजट, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या थी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का या किसी भी ईयर का लास्ट या कोई भी प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं लेते, हम जिस ईयर में हम बजट बना रहे हैं उसी ईयर में हम फोरकास्ट करते हैं, उसी ईयर में हम एनालिसिस करते हैं, मतलब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के किसी भी फिगर का, प्रीवियस ईयर के किसी भी डेटा का हम सपोर्ट नहीं लेंगे। ठीक है, यही है जीरो बेस्ड बजट। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीरो बेस्ड बजटिंग, करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है। ऑप्शन है, last 3 years average figures are taken as base, no. Last 5 years average figures are taken as base, no. Previous years figures are taken as base, no. Correct answer is there is no given base figure for zero base budget, right? चलिए नेक्स्ट है, zero based budgeting was introduced for the first time in government system by, first time। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग वाज गिवन बाय, ये दो क्वेश्चन है, दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग है। पहली बार जो ये कॉन्सेप्ट दिया था जीरो बेस्ड बजटिंग का, ये दिया था पीटर ए फेयर ने, पर इसको पहली बार यूज करने वाला था जिमी कार्टर। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास और ये दोनों ऑप्शन आपको दिए होंगे, क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन दिए होंगे कंफ्यूज करने के लिए, जैसे इसमें जिमी कार्टर भी हो, पीटर ए फेयर भी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, स्टार्ट किसने किया था, कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था, पीटर लेके आया कॉन्सेप्ट और यूज कर लिया जिमी ने। कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, पीटर, और यूज किया जिमी ने, राइट। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।